किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा यह कुषाणों के सामंत थे, यह कुषाणों के सामंत थे। आइए तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का जवाब होगा चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने देखिएगा 319 में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के साथ साथ महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। आइए देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। निम्न में से जो आपको है 2 सूचियां दी गई हैं, इन सूचियों को आपको सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली सूची है आपकी ये वाली। पूछा है कि प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है, क्योंकि समुद्रगुप्त के समय पर हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। पहले का जो है आपका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। दूसरा देखते हैं बिलसण अभिलेख। तो बिलसण अभिलेख का जो संबंध है वह कुमारगुप्त से है। और उसके बाद जो है आपका तीसरा देखते हैं तो भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। चौथा है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख का संबंध वधूवर्मन से है। तो इस प्रकार आपका जो उत्तर होगा वह ए होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुप्त काल के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था? तो इसका उत्तर हो जाता है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट या पहले खगोल वैज्ञानिक थे और जो है गुप्त शासन से संबंधित थे। अगला प्रश्न छठा नंबर आपका प्रश्न है कि गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त काल के जो शासक होते थे इनकी भाषा संस्कृत होती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। आइए देखते हैं आपके 7वें नंबर का प्रश्न। तो 7वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी वजहों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए भी उसके सिक्कों पर देखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुणों पर भारत आक्रमण करने से रोका? जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो इसका जो उत्तर हो जाता है वह जाता है स्कंदगुप्त के साथ। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आपका गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में मध्य प्रदेश के आसपास और बिहार के इलाकों में सबसे ज्यादा अगर स्थापत्य हुआ है तो वह मंदिरों का हुआ है और कलाओं का हुआ है। तो इस प्रकार से गुप्त काल आपका कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। आइए चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं हड़प्पा काल, ये तो बहुत पहले की बात हो जाती है। तो यह संबंधित है गुप्त काल से। चलिए ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो यह माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है समकालीन माने जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अजंता की चित्रकारी के बाद बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी जो चित्रकारी है वह बौद्ध धर्म से रिलेट करती है। तो इसका उत्तर चला जाता है बौद्ध धर्म के साथ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर चला जाता है नालंदा के साथ, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त के साथ है, क्योंकि इनकी पत्नी सती हो गई थी, जिसका जो है वर्णन एरण अभिलेख में है। तो इसका संबंध किससे होगा? भानुगुप्त का। एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फाहियान किसके समय पर भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फाहियान का। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चाइना का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चाइना का निवासी था। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश से संबंधित थे? तो प्रवरसेन का संबंध जो है वाकटक वंश से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? सॉरी कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त द्वारा धारण की गई थी। जो है कविराज की उपाधि या समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी, क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, यह संगीत का प्रेमी था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सक्रूपम कहा गया है? तो इसे कहा गया है कन्हौम स्तंभ लेख। यह देवरिया के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त को सक्रूपम कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यशोवर्मन विष्णुवर्धन के मंदसौर शिलालेख में मध्य प्रदेश में है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो मांगी किस जगह पे थी? बोध गया के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए मांगी थी? बोध गया पर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका उत्तर चला जाता है गुप्त काल में। ठीक है, मंदिर निर्माण कला का जन्म कहां से हुआ था? गुप्त काल से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो यह कहानी है चंद्रगुप्त के भाई रामगुप्त के साथ। रामगुप्त की पत्नी को जो है रामगुप्त अपनी पत्नी का नाम था इनके ध्रुव देवी को शकों को देना चाहता था, क्योंकि यह शकों के दबाव में था, जिसको बचाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है
अभियान चलाया और शकों का दमन कर दिया। तो शकों का दमन करने वाला कौन था? शकों का दमन करने वाला शासक कौन था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसके बाद इसने सिक्के चलवाए और खुद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। इसे कहा जाता है कि इसके समय में न्याय इतना ज़्यादा प्रबल था कि लोग अपने घरों पर ताला नहीं लगाते थे। तो इस प्रकार 23वें प्रश्न का उत्तर जो है वह चला जाता है शकों का उन्मूलन करने के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में सर्वप्रिय लोक देवता कौन थे? तो वह थे विष्णु। कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय की खुशी में चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो यह उत्तर आपके साथ चला जाएगा शकों को पराजित करने के बाद। अभी यह प्रश्न इससे पहले आया था कि इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और क्या था? शकों का दमन किया था। शकों को दमन करने के बाद चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मेहरौली दिल्ली, यह लोहे का स्तंभ है। पूछ रहा है कि इसका निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका निर्माण 4th सदी में हुआ था। 4th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। आइए इससे रिलेटेड टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। लोहा स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक में है। यह राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जो है 375 से 413 ईस्वी के बीच में कराया गया था। और इस जो है स्तंभ की खासियत है कि इसमें लोहे की मात्रा 98% है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगा है। यह सोचने वाली बात है कि जिसमें लोहे की मात्रा 98% हो, खुली जगह पे हो और उसमें जंग ना लगा हो, अभी भी यह वैज्ञानिकों के अध्ययन की चीज़ बनी हुई है। फाहियान और हेनसांग, तो फाहियान और हेनसांग के बारे में बात करें तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था, जबकि हर्षवर्धन के समय पर हेनसांग आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और इनके चिकित्सा के कारण यह एक चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, क्योंकि इसमें प्रजा का हस्तक्षेप नहीं था। राजा को चुनने का जो है अधिकार जनता को नहीं था। 30 नंबर प्रश्न है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्नलिखित में से किसका विवरण मिलता है? तो इसका जो विवरण मिलता है वह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन है? तो यह जो है यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफाओं में किसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो यह है 16, 17 और 19वीं नंबर की जो आपकी गुफा है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार से जुड़े थे? तो यह स्कंदगुप्त के दरबार से जुड़े थे। ठीक है, यह स्कंदगुप्त के दरबार से जुड़े थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गुप्त संवत, अभी इसकी चर्चा हमने की थी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गद्दी पर बैठने के साथ जो है चंद्रगुप्त ने गद्दी पर बैठने के साथ गुप्त संवत की स्थापना की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया था? तो राज्यारोहण या सिंहासन आरोहण की। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? इससे पहले हम यह चर्चा कर चुके हैं कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो या समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है, क्योंकि यह कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम पर था, इसलिए इसे क्लासिकल युग कहा जाता है। सारनाथ के धामेक स्तूप का संबंध किससे है और यह किस काल से है? तो सारनाथ के धामेक स्तूप का संबंध गुप्त साम्राज्य से है। अगला प्रश्न आता है आपका, गुप्त काल की मुद्रा। तो गुप्त काल की मुद्रा दिनार थी, कांसार्पण, निष्क और काकिनी या सोने के सिक्कों को कहा जाता है। पुराने सिक्के जो होते हैं वह कांसार्पण कहलाते हैं। चलिए ठीक है, कुमार संभव, या तो बच्चे बच्चे को पता है कि कुमार संभव किसकी रचना थी? कालिदास की। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग की स्थापना है? तो यह प्रश्न हम जान चुके हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भू राजस्व 1/6वां हिस्सा यानी 6 हिस्से में 1 हिस्सा टैक्स के रूप में जाता था। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में हुआ था? तो यह था गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे? तो यह है गुप्त वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वही वाला प्रश्न है मेहरौली का जो है कुवत उल असलाम मस्जिद, तो यह राजा चंद्रगुप्त को इसका श्रेय दिया जाता है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित नाटक जो है मालविका अग्निमित्रम, यह किसकी रचना है? यह तो कालिदास की है। और यह किसकी है? अग्निमित्र की। इसका पूछ रहा है नाटक का नायक कौन था? तो इसका नाटक का जो नायक था वह अग्निमित्र था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। अभी हमने आपको बताया था प्रयाग प्रशस्ति, जिसके रचनाकार हरिसेन थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो वह था गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो वह था मौर्य काल। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो वह नाटक था मालविका अग्निमित्रम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो वह था, उसके प्रश्न का वो उत्तर गलत हो गया था, इसलिए मैं आपसे दोबारा रिपीट करता हूँ। तो यह था जानकी हरण। ठीक है, बाकी जो है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशी और जो है कुमार संभवम आदि किसकी रचनाएं हैं? कुमार संभवम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजंता की गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो यह हैं बाघ या धार की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। गुप्त वंशों की जो अवधि मानी जाती है तो वह मानी जाती है 319 में, क्योंकि 319 में विक्रमी संवत का स्टार्टिंग हुआ था, तो इसलिए यह 319 से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। बाल विवाह, तो बाल विवाह का पहला जो है उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो गुप्त काल से मिलता है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो गुप्त काल में हुए थे। भारोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम ग्रंथ कौन सा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम था। यह किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। चलिए देखते हैं किसकी रचना है। यह कालिदास की रचना है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, तो हमने आपको बताया था
कि जो है ए रणभिलेख में। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको क्रम लगाना था, तो सबसे पहले कौन आता है? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद कौन आएगा आपका? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। ठीक है, इसका क्रम देख लीजिएगा एक बार फिर से। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। इसका क्रम क्या हो जाएगा? डी वाला। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त होता है? तो यह बयाना भरतपुर राजस्थान से। यह प्रश्न हो चुका है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था। अब आपको बताया गया कि श्रीगुप्त जो है सामंत था, घटोत्कच भी सामंत था, परंतु जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय पर यह वास्तविक राजा बना था और सामंती प्रथा से मुक्त हुआ था। तो इस प्रकार ए और बी दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त काल में भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ये पतन नहीं, पत्तन होना चाहिए। तो यह ताम्रलिपि से संचालित होता था। गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो इन्हें रूपक कहते थे। गुप्त काल में विद्या, कला, साहित्य का केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के? तो यह सबसे ज़्यादा मशहूर जो इनकी पुस्तक थी वह अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसकी जो है कृति की रचना विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यों में होती है। तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में, ये तो हम बता ही चुके थे कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली तो आर्यभट्ट आए थे किसके युग में? गुप्त युग में। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ऐसा कुछ नहीं था। यह जो है इसकी से केंद्र की शक्तियां दुर्बल हो गई थी, हुड़ों का आक्रमण हुआ था और प्रांतीय शासकों ने विद्रोह कर दिया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते? यह प्रश्न हो चुका है, इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका उत्तर हो जाता है समुद्रगुप्त के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह प्रथम विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक रूप में स्थापित किया? तो वह कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। गुप्त कालीन पुस्तक भवानी नवनीतकम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है। चिकित्सा के रचनाकार कौन? चिकित्सा के जो है संबंध में कौन थे? तो धन्वंतरी थे। ठीक है, इसका प्रश्न हो चुका है ये आपके साथ। ठीक है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जो जारी किया था वह रामगुप्त ने किया था, इसी के बारे में चर्चा होती है। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शकों का दमन किया था, क्योंकि रामगुप्त ने शकों के डर से अपनी पत्नी को शकों को देना चाहता था, जिसका जो है विरोध चंद्रगुप्त करते हैं और शकों का दमन करते हैं। उसके बाद रामगुप्त को भी मार देते हैं और उनकी पत्नी से स्वयं शादी भी कर लेते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो वह है समुद्रगुप्त। इसका उत्तर किसके साथ चला जाता है? समुद्रगुप्त के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वराजोचिता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंक देने वाली की उपाधि किसने धारण की थी? तो वह है समुद्रगुप्त। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? समुद्रगुप्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी? तो इसमें सबसे प्रतापी राजा जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। सुदर्शन झील का जो है वर्णन यह गुजरात में है, सौराष्ट्र।
सौराष्ट्र गुजरात में है। गुजरात में है। किसने बनवाया था? रुद्रदामन। रुद्रदामन ने इसका जो है जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। और यह जो है मूल रूप से मौर्यों के द्वारा बनवाया गया था। इसमें प्रश्न पूछ रहा, सुदर्शन झील जीरा का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार करवाई गई थी रुद्रदामन द्वारा, तो दूसरी मरम्मत किसके द्वारा कराई गई थी? तो स्कंदगुप्त के द्वारा। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, सॉरी थोड़ा सा शायद अब दिख रहा होगा, ठीक है अब दिख रहा होगा। सुदर्शन झील का जो निर्माण है वह मौर्यों में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। इसका निर्माण सरकारी खर्चे पे हुआ था। कैसे हुआ था? सरकारी खर्चे पे हुआ था। जीर्णोद्धार रुद्रदामन द्वारा गिरनार अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। पहली बार जो है रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, जबकि दूसरी बार स्कंदगुप्त ने। तो इस प्रकार जो है शाहगौरा में सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए इसको छोड़ देते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इसके रचनाकार हरिसेन थे, तो यही प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। बाकी तर्जनीयम भारती, दश कुमार चरितम दंडिन, मृजाक्ष कटकम सूत्रक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भर्तहरि द्वारा मेघदूतम की रचना नहीं हुई, जबकि इसकी रचना हुई थी कालिदास के द्वारा, ठीक है, कालिदास के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का संबंध जो है हुणों से था। हुणों का आक्रमण हुआ था गुप्त काल में। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले कौन थे? तो यह मौखरी थे। गुप्त काल में जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार की स्थिति लोह स्तंभ, ये तो हो चुका है, उसकी कठोरता के कारण, इसमें उत्तर जो आपका हो जाएगा वह है जंग रोधकता के कारण, जो कि वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय बना हुआ है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा के चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंते की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह है बाघ की गुफाएं, ठीक है, बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति किस अवस्थिति में है? तो यह बिहार में स्थित थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, तो परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य से आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जहाँ तक कि मेरा प्रयास था कि आप लोगों को और ज़्यादा कराया जाए, पर वीडियो बहुत लंबा होने के कारण यह थोड़ा तीव्र कराया गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपके लिए फिर से एक नया प्रयास करने का प्रारंभ करेंगे। तो आपसे हमने जो उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद मित्रों।